हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहू एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जीडी 2021 का, जो मैं आपको पेपर करा रहा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करा दिए थे। आज इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम रीजनिंग जो हमारा जीके जीएस वाला पार्ट है उसे करेंगे, उसके बाद उसके रीजनिंग के भी क्वेश्चन हम करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही क्लासेस के लिए। और अगर आपने इंग्लिश की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जीके का पार्ट। तो जीके के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें जो क्वेश्चन आए थे उन्हें चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में ही है, बट मैं आपको हिंदी में भी बताता रहूँगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक पेन और कॉपी आप जरूर साथ में लेके बैठिएगा, साथ साथ आप इसे नोट भी करते रहिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, उन्हें अपॉइंट कौन करता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, या फिर हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, या फिर लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी प्रेसिडेंट होता है हमारे इंडिया का, वही अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल है हमारा 124 आर्टिकल है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी प्रेसिडेंट होगा वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल है 124। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ से सबसे पहले आप ऐसे समझिए, मैं आपको चलिए बताता हूँ कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है हमारा करंट अकाउंट, और एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है किसी कंट्री ने जो भी ट्रांजैक्शन करी है, या जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शंस करी है, आप ऐसे समझिए कि जो भी ट्रांजैक्शन किसी कंट्री ने बाकी दूसरे देशों के साथ करी है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसी को हम बोल देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि ये एक पूरा एक स्टेटमेंट है जिसमें सारी ही ट्रांजैक्शन लिखी होती है एक कंट्री की, जो उसने अलग दूसरे देशों के साथ करी है, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो करंट अकाउंट वाला पार्ट है वहां पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। चलिए ऑप्शन से समझते हैं कि ऑप्शन से क्या क्या। इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कंट्री इन्वेस्ट करती है, ये वही है, पैसे लगाती है। इसके बाद ट्रांसफर पेमेंट्स है। इसके बाद ट्रेड इन गुड्स, यानी गुड्स उन्होंने कितना खरीदा या बेचा, और सर्विसेज उसने कितनी खरीदी या बेची उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो बताया गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्ट नहीं है करंट अकाउंट का इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के जो पार्ट जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? ट्रांसफर पेमेंट्स आएंगी, और ट्रेड इन गुड्स आएंगे हमारे, और क्या क्या आएंगी? ट्रेड्स इन सर्विसेज जो है वो सब हमारे करंट अकाउंट में आती हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए आप, करंट अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूड नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जल्लीकट्टू बुल फाइट टेक्स प्लेस इन, काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल क्वेश्चन है। जो जल्लीकट्टू बुल फाइटिंग होती है, आपने सुना होगा, तो वो कौन से स्टेट में होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। जो जल्लीकट्टू है, जो जल्लीकट्टू बुल फाइट होती है, वो कहाँ की है? तमिलनाडु में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लांट टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। एक सिंपल क्वेश्चन है, ये भी साइंस का क्वेश्चन बन जाता है हमारा ये। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक पौधे में
वो कौन सी टिश्यू है, जो टिश्यू होती हैं वो कौन सी टिश्यू है जो रूट से यानी जड़ से पत्तियों तक हमारे जो वाटर मिनरल्स है उन्हें ट्रांसफर करते हैं। वाटर्स को और मिनरल यानी पानी को कौन ट्रांसफर करता है, कौन सी टिश्यू ट्रांसफर करती है, ये आपको बताना है। जो हमारे ऑप्शन है वो है फाइलम, जाइलम, स्टोमेटा एंड फोर्थ पिथ। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था, जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जाइलम। जाइलम एक टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, जो कि फूड जो कि माफ कीजिएगा, जो कि हमारे वाटर और मिनरल को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, कहाँ से, रूट यानी जड़ से, लीफ से। ओके गाइस, यहां से आपको ध्यान रखना। और इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फाइलम जो फूड है वो कौन से प्लांट टिश्यू ट्रांसफर करता है, तो वो हमारा फाइलम ट्रांसफर करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन था। फाइलम जो है वो फूड को ट्रांसफर करता है और जो जाइलम है वो वाटर्स एंड मिनरल को ट्रांसफर करता है रूट से लीव्स की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द कावेरी रिवर, जो कावेरी रिवर है वो कितने स्टेट्स में, इंडिया के कितने स्टेट्स में बहती है, हमें यही बताना है। तो कावेरी रिवर जो है वो कौन से कितने स्टेट्स में बहती है ये आपको बताना है। तो कावेरी रिवर जैसे कि आपको पता है ये हमारी साउथ इंडिया की रिवर है। तो साउथ इंडिया के यहाँ से ऑप्शन देखिए 2, 5, 4 एंड 3। तो साउथ इंडिया की 3 स्टेट्स में जो है कावेरी रिवर है वो फॉल करती है या बहती है। तो वो कौन कौन सी 3 स्टेट हैं वो भी आप लिख लीजिए। एक हो गया हमारा तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका, एक तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया एंड केरला। तो ये हमारे 3 स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो इन 3 स्टेट में कावेरी रिवर जो है वो बहती है। और आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं मैं, एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसमें कावेरी रिवर बहती है। एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसमें कावेरी रिवर बहती है। और आपको पता है कि साउथ इंडिया में सिर्फ एक ही हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुदुचेरी। जो पुदुचेरी है वो यहाँ पर यूटी हो जाएगी जिसमें कावेरी रिवर बहती है। तो कावेरी नदी हमारी 3 स्टेट में और एक यूटी में बहती है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। लोमास ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये हमें बताना है कि लोमास ऋषि गुफा जो है, जो लोमास ऋषि गुफा है वो कहाँ पर बनाई गई है, वो किसके लिए बनाई गई थी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी बुद्धिस्ट भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। ये लोमास बुद्धिस्ट भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी लोमास ऋषि केव। तो ये कौन से स्टेट में है, ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। तो बिहार में बनाई गई थी लोमास ऋषि केव बुद्धिस्ट भिक्षुओं के लिए। और बिहार के डिस्ट्रिक्ट के अगर पूछा जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट है हमारा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया था। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है लोमास ऋषि केव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बैटल ऑफ पलासे का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, किन दो आर्मी के बीच ये हुआ था, तो यही आपको बताना है। बैटल ऑफ पलासे आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे एक जगह का नाम है पलासे। तो वहां पर ये युद्ध हुआ था। तो ये किन के बीच हुआ था, ऑप्शन है अरीवार्दी खान एंड ब्रिटिश आर्मी, सेकंड सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी, मीर कासिम एंड ब्रिटिश आर्मी, फोर्थ है मराठास एंड ब्रिटिश आर्मी। तो ये आपको बताना है। तो सिराजुद्दीन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी। सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ये जो हमारा फाइट हुआ था इसे आप लिख लीजिए। जो हमारे युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में, 1757 में बैटल ऑफ पलासे हुआ था, पलासे का युद्ध हुआ था। और ये कब किन के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी और सिराजुद्दौला जो थे, जो सिराजुद्दौला है वो उस टाइम पर बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे जिस टाइम पर पलासे का युद्ध हुआ था। चलिए तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन इज नॉट एसोसिएटेड टू हॉकी। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जो हॉकी नहीं खेलता है। हॉकी खेलने वाले बाकी 3 हैं और कोई एक ऐसा है जो हॉकी नहीं खेलता, तो वो आपको बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये तो। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हरमनप्रीत कौर, PA रामपाल, सरदार सिंह एंड SV सुनील। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरमनप्रीत कौर। ये किससे एसोसिएटेड है, ये है क्रिकेट से एसोसिएटेड।
वुमेन्स क्रिकेट टीम में है ये हरमनप्रीत कौर, तो ये क्रिकेट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो ये 3 हमारे ऑप्शन है, आर्य रामपाल, सरदार सिंह, एसवी सुनील, ये सब क्या खेलते हैं, ये सब हॉकी खेलते हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान 2018 अवार्ड बाय के बिरला फाउंडेशन। तो यहां पर हमें बताना है कि 2018 का व्यास सम्मान पुरस्कार या व्यास सम्मान अवार्ड किसने जीता था, तो यही आपको बताना है। तो देखिए व्यास सम्मान जो हमारा अवार्ड है वो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेसी का, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। जो पहला हमारा लिटरेसी का या साहित्य का बोला जाए, जो ये व्यास सम्मान अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये हमारा सेकंड हाईएस्ट है। तो और जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट है, देखिए इसको एक बार ध्यान अच्छे से समझिएगा, जो हमारा इंडिया में साहित्य में दिया जाने वाला पहले नंबर पर जो अवार्ड आता है या पुरस्कार आता है, उसका नाम क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो दूसरे नंबर पर है वो है हमारा व्यास सम्मान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार। तो यहाँ से देखिए 2018 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था, और ये भी आप ध्यान रखिए कि जो व्यास सम्मान पुरस्कार है वो कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन है एक, वही व्यास सम्मान पुरस्कार हर साल देती है। तो 2018 का जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया था ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर जगोडी, इन्हें दिया गया था लिटरेसी में, साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान 2018 का अवार्ड। अब जब 2018 के अवार्ड की बात हुई है तो हम अभी 2020 में किसी को भी नहीं दिया गया है या 2021 में अभी किसी को नहीं दिया गया है, हम बात करते हैं 2019 की। तो 2019 में, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि 2019 में किसे दिया गया है। 2019 में हमारे जो व्यास सम्मान पुरस्कार है वो दिया गया है नसीरा शर्मा को, नसीरा शर्मा। ये हमारा यहाँ पर 2019 का व्यास सम्मान पुरस्कार हो जाएगा। चलिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आप याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके क्वेश्चन। ये आ सकता है कि जो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, 2020 का और 2021 का भी दे दिया गया है, तो उस दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। तो 2020 की बात करें तो वो क्या है हमारा, देखिए 2020 में दिया गया है अक्कीथम, ये एक मलयालम पोएट हैं, अक्कीथम अच्युतम नंबोत्री, अक्कीथम अच्युतम नंबोत्री जी जो हैं उनको दिया गया है, और ये एक मलयालम पोएट हैं। और 2021 के लिए किसे दिया गया है, संजय सूरी को, संजय सूरी को ये दिया गया है 2021 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिकेट टूर्नामेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक टूर्नामेंट क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है, क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग, सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग, विजय हजारे ट्रॉफी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडियन सुपर लीग। तो ये इंडियन सुपर लीग है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, वो क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। किसका टूर्नामेंट है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और बाकी के जो तीनों हैं ये सब क्रिकेट के ही टूर्नामेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नृत्यांजलि डांस फेस्टिवल पेज ट्रिब्यूट टू विच डेटी। अब यहाँ पर ये बताना है हमें, जो नृत्यांजलि डांस फेस्टिवल है, नृत्यांजलि डांस फेस्टिवल है वो किस देवता के लिए किया जाता है, किस लॉर्ड के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेश एंड लॉर्ड शिवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा के लिए ये जो डांस है, जो नृत्य है वो किया जाता है नृत्यांजलि डांस फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बुक वॉन गोल्डन मैन बुकर प्राइज इन 2018। 2018 में मैन बुकर प्राइज 2018 का किसे दिया गया था, यही आपको बताना है। तो देखिए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन है 5 पॉइंट समवन। यहाँ पर हमें बुक का नाम बताना है, यहाँ पर ऑथर का नाम नहीं बताना, बुक का नाम बताना है कि कौन सी बुक ने जीता था। 5 पॉइंट समवन, स्केयर्ड हंगर, द इंग्लिश पेशेंट। इसके बाद देखिए
उसके बाद है मून टाइगर। तो ये हमारी 4 बुक थी। इसमें से हमें बताना है कि 2018 का मैन बुकर प्राइज जो है वो किसने जीता था। फिर हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लिश पेटेंट। तो याद रखिएगा द इंग्लिश पेटेंट जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी बुक थी, इसने मैन बुकर प्राइज 2018 जीता गया था। और यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि 2020 का मैन बुकर प्राइज जो है वो किसने जीता था। 2020 का मैन बुकर प्राइज आपको पता होगा ये किसने जीता है। ये हमारी बुक, जो बुक का नाम है वो है शुगी बैन। शुगी बैन जो है वो यहाँ पर बुक का नाम है। और अगर आपसे ऑथर का नाम पूछ लिया जाए, अगर आपसे ऑथर का नाम पूछा जाए तो डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020 के लिए। 2020 का मैन बुकर प्राइज किसने जीता, डगलस स्टुअर्ट ने। कौन सी बुक के लिए, शुगी बैन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नोबल गैसेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में नोबल गैसेस आती हैं। ऑप्शन है हमारे 16, 18, 13 एंड 15। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18। ग्रुप 18 में हमारी नोबल गैसेस आती हैं। ग्रुप 18 जो है वहाँ पर हमारी नोबल गैसेस आती हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हमारी वर्टिकल्स जो हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ध्यान रखिएगा, उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पीरियड्स। तो आप ध्यान रखिएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस वो कौन सी ग्रुप में आती हैं। तो ग्रुप नंबर 18 जो लास्ट ग्रुप है उसमें हमारा नोबल गैसेस आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एट विच टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल। तो आपको पता है टेम्परेचर मेज़र करने के हमारे दो जो हैं यहाँ पर मेजर्स हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस पे जो है इक्वल होते हैं, तो हमें यही बताना है कौन से टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन देखिए -30, -40, -10, -20। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, -40। -40 पे दोनों ही फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस दोनों ही इक्वल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग द रोल ऑफ अकबर वर नोन एज। अकबर के रोल में या अकबर के शासन में मिलिट्री कमांडर्स को क्या बोला जाता था, हमें यही बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कोतवाल, फौजदार्स, बख्शी या सदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फौजदार। तो अकबर के समय काल में जो भी मिलिट्री के कमांडर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, फौजदार बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चेन्स जनरली हैविंग 3-4 ट्रॉपिक लेयर। तो जो हमारी फूड चेन होती है, साइंस का क्वेश्चन बन जाता है हमारा यहाँ पर, ये जो भी फूड चेन है उसमें हमने देखा है ज़्यादातर 3-4 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको रीज़न बताना है। तो ट्रॉपिक लेवल का जो डिक्रीजिंग, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग एनर्जी एट ईच लेवल। डिक्रीजिंग एनर्जी एट ईच लेवल, क्योंकि हमारी जो भी फूड चेन में एनर्जी क्या है, जो भी हमारी एनर्जी है ट्रॉपिक लेवल में वो डिक्रीज होती रहती है। हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती रहती है। इसी वजह से 3-4 ट्रॉपिक लेवल ही हमारे बन पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, डिक्रीजिंग लेवल एट एनर्जी, डिक्रीजिंग एनर्जी एट ईच लेवल। हर लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती रहती है, इसीलिए फूड चेन में सिर्फ 3-4 ट्रॉपिक लेवल ही हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सेम पावर एंड फंक्शन एज। जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके सेम पावर हैं, फंक्शंस हैं, किसकी तरह। ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की या प्रेसिडेंट क्वीन ऑफ ब्रिटेन। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की क्वीन की तरह ही हमारे पास जो भी प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं जो सेम ही होते हैं। यानी जो क्वीन, ब्रिटेन की क्वीन अपने यहाँ कर सकते हैं वही प्रेसिडेंट भी इंडिया में कर सकता है। दोनों के पावर क्या है, सेम है। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज नॉट लॉन्च्ड बाय लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर लॉन्च नहीं किया गया था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, द पीपल, यंग इंडिया, जनरेटर ऑफ आर्यवर्ता, द पंजाबी।
ये हमें बताना है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, यंग इंडिया। जो यंग इंडिया न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये किया गया था गांधी जी के द्वारा। ये गांधी जी के द्वारा हमारा न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था, यंग इंडिया। और बाकी के जो ये तीनों है, द पीपल, रीजनरेटर ऑफ आर्यवर्था एंड द पंजाबी, ये किसने लॉन्च किए थे? लाला लाजपत राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेता, पार्ट नहीं लेता है। ऑप्शन देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा, और क्या है हमारा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी हमारे स्टेट असेंबली के मेंबर होते हैं वो भी होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, ये सब पार्ट लेते हैं, बट जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, नॉमिनेटेड मेंबर, वो पार्ट नहीं लेते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के। चलिए समझ आ गया होगा, ये साथ साथ नोट करते रहिएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। बायो का क्वेश्चन बन जाता है हमारा यहाँ पर, जो भी लंग्स से हार्ट पे, यानी हमारे फेफड़े से हमारे दिल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है या कौन पहुंचाता है? तो ऑप्शन देखिए, अयोटा, रीनल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, या फिर वीना कावा। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, खून होता है, उसे ही ट्रांसफर करता है कहाँ? लंग से हमारे हार्ट में, या हमारे फेफड़े से दिल में बोला जाए, वहां पर ट्रांसफर करता है। तो कौन सा? पल्मोनरी आर्टरीज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? यहाँ पर ये हमारा इकोनॉमिक्स का एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू है। ये 4 आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो देखिए आप, जीएनपी का मतलब क्या है हमारा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड में कमाई गई, जो हमारी अब्रॉड में कमाया है अगर कुछ, तो उसको क्या बोला जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से कमाया गया पैसा, वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। और जीएनपी का मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो कहाँ की बात करें, चाहे हम बात कर रहे हो इंडिया की या उसके बाहर की, तो जीएनपी हमारा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी जीएनपी का मतलब क्या होता है? जीएनपी का मतलब है चाहे जो भी इनकम है वो उस कंट्री में की गई हो या फिर किसी विदेश में हमने उसे कमाया हो, टोटल को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोनों को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बट ध्यान रखिएगा, जब हम जीडीपी की बात करें, तो जीडीपी की बात करें तो उसमें सिर्फ इंडिया के अंदर जो भी कमाया गया हो, इंडिया के अंदर जो भी इनकम करी गई हो, चाहे वो इंडिया के रेसिडेंट द्वारा या फिर किसी फॉरेनर द्वारा, तो वो किस में आएंगी? जीडीपी में। बट जीएनपी के अंदर टोटल आएगा, चाहे वो इंडिया के अंदर कमाया हो या फिर इंडिया के बाहर कमाया हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड इन स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है, हमें यही बताना है। तो आज चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। जैसे कि आपको पता है ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल हमें मिल जाती है पंजाब में भी और आंध्र प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। तो यहाँ तीनों स्टेट में ब्लैक सॉइल मिलती है, बट जो हमारा पंजाब है वहाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अंडर विच गवर्नर जनरल डिड ब्रिटिश अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी? पैरामाउंटेसी का यहाँ पर जो ये मतलब हमें बताना है कि किस गवर्नर के समय पर ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी है क्या? पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी है सर्वोपरि की नीति। सर्वोपरि की नीति। तो ये किस गवर्नर जनरल के
समय काल में लागू किया गया था, तो यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर सर्वोपरि की नीति अपनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, यानी एक्सपोर्ट में से जब हम माइनस करेंगे इंपोर्ट को तो उसको क्या बोला जाता है, सिंपल सा यही हमें बोला गया है। यानी यहां पर हमें बताना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आयात और निर्यात के डिफरेंस को ही हमें बताना है कि उसको क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर फर्स्ट आंसर हमारा वो सही हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर राइट आंसर है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, तो विच हिल्स कौन सी पहाड़ियां जो हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के संगम पर पाई जाती हैं। तो ईस्टर्न घाट पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर कौन से हमारी हिल्स हैं, तो यहाँ पर हिल्स हो जाएगी हमारी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जीके जीएस के। अब हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें क्या बोला गया है कि इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रॉड इज रिटर्न एज KWFZI। इसी से हमें बताना है कि जो ये GLAIR लिखा है इसके लिए क्या कोड बनेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए ऐसे लिखा गया है FRAUD। फ्रॉड को देखिए क्या बोला गया है KWFZ और I, और हमें बताना किसके लिए है GLAIR के लिए कोड बताना है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगा है। F सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे, अप एंड डाउन देखेंगे, F से K पर जा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर F से ये रहा F और ये हम कहाँ जा रहे हैं K पर। तो क्या 1 2 3 4 5 प्लस हो रहा है इसमें। आप साथ साथ देखते रहिएगा कि 5 प्लस हो रहा है इसमें, +5। ऐसे ही R से हम W पर जा रहे हैं। R से कहाँ पर जा रहे हैं W, R से W 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी +5 हो रहा है। यानी हमें सीरीज पता चल गई है कि सब में क्या हो रहा है +5 +5 +5। तो ऐसे ही हमें हमारे जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या करना होगा +5। तो G में अगर आप +5 करेंगे तो देखिए G में 1 2 3 4 5 तो क्या आएगा L, तो L आएगा। तो यहाँ से आप इसे ऑप्शंस को एलिमिनेट आप कर सकते हैं कि इन दोनों में से ही कोई एक आंसर बनने वाला है। इसके बाद देखिए L में आपको 5 प्लस करना है। L के बाद L में 1 2 3 4 एंड 5 यानी क्या बन गया Q। तो L के बाद क्या आ जाएगा हमारा Q, L हो गया। उसके बाद Q। ऐसे ही A में आप 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका F, I में करेंगे तो N और R में आ जाएगा यहाँ से W। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं कि राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर C, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया। ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही है, हमारा सीरीज वाला ही है। इसमें देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि LSA, ध्यान से देखिए LSX के लिए क्या बोला गया है, कोड लैंग्वेज क्या है इसकी N U एंड Z। इसी की तरह आपको क्या बताना है G K और Q को क्या बोला जाएगा। यानी जैसे ही फर्स्ट और सेकंड टर्म रिलेटेड है वैसे ही आपको थर्ड टर्म किससे रिलेट करना है, जो आपका आंसर में फोर्थ टर्म आएगा। तो ध्यान से देखिए L के बाद क्या आ रहा है N, L के बाद N आ रहा है। तो देखिए L के बाद N आ रहा है यानी +2 किया जा रहा है, यहाँ पर +2 यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद L के बाद क्या आ गया हमारा N हो गया। S के बाद U, S के बाद U में भी क्या हो रहा है STU यानी +2 यहाँ पर भी किया जा रहा है। यानी लॉजिक हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है +2 आप करते जा रहे हैं हर एक लेटर में। तो G में सेम वही, अगर आप +2 करेंगे देखिए क्या आएगा हमारा I। तो G में हम +2 करेंगे तो I आएगा। अब यहाँ से 2 ऑप्शन जो है तो वो तो ऐसे ही कट गए B और C। इसके बाद देखिए I हो गया। K के बाद फिर से देखिए K के बाद 2 प्लस करेंगे तो हम क्या आएगा M आएगा हमारा। K के बाद जब 2 प्लस करेंगे M आएगा। और Q में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। Q में आप प्लस करेंगे 2 तो वो भी S हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है आपकी स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज बोली गई है कि G देखिए GIBECL
FH, इसके लिए क्या कोड लैंग्वेज है 9, 7, 4, 3, 5 और 6। और आपको बताना है FHCAID, इसके लिए आपको एक कोड लैंग्वेज बतानी है। तो जी, जैसे कि आपको पता है जी के लिए हमारा क्या नंबर है, जी कौन से नंबर पर आता है 7th पर, जी आता है हमारा 7th नंबर पर। बट यहां पर क्या बोला गया है 9, यानी +2 किया गया है। ध्यान से देखिएगा। आई का देखिए, आई का हमारा क्या नंबर है, आई जो है वो हमारा है 9। अब 9 के लिए यहां पर क्या बोला गया है, देखिए यहां पर जो 9 है उसके लिए बोला गया है 7, यहां पर -2 किया गया है। बी हमारा जो है वो 2 नंबर पर होता है, बट क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर +2 किया जा रहा है। यानी आपको आप देखिए लॉजिक पता चल गया होगा, +2 -2 +2 और -2 हम करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, +2 हुआ, फिर -2, फिर से +2, फिर -2, +2, फिर -2। तो ऐसे यहाँ पर आपको इसे करना है। एफ में अगर आप +2 करेंगे, एफ में अगर आप 2+ करेंगे तो क्या आएगा, एफ में 2+ करने पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आई यहां पर आएगा। आई तो नहीं, हमें क्या बताना है, कोड लैंग्वेज हमें बताना है नंबर्स की फॉर्म में। तो एफ जो है हमारा कौन से नंबर पे आता है 6, तो 6 में +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर 8, और 8 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग जो है वो किससे हो रही है हमारी 8 से। तो 8 से स्टार्टिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रही है, आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 हो गया, 5, 7, 3, 2। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रतीक, ईशा, रश्मि एंड साक्षी, त्रिशा उत्तर की ओर, कहां पर बैठे हैं, उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर एक बेंच पर बैठे हैं। नॉर्थ की ओर उन्होंने फेस किया हुआ है और एक बेंच पर बैठे हैं। त्रिशा और ईशा एक साथ बैठी हैं। त्रिशा और ईशा जो है एक साथ है, और त्रिशा और रश्मि एक साथ बैठी है। प्रतीका है वो चरम बाईं ओर है, यानी बाईं ओर है। यहाँ पे देखिए ईशा अति दाहिनी ओर है, ईशा अति दाहिनी ओर से दूसरी है, यानी राइट से दूसरी है। और प्रतीक और ईशा के बीच में कितने लोग बैठे हैं, यहाँ कौन कौन बैठा है आपको ये बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में देखिए 5 जो है हमारे 5 यहाँ पर नाम दिए गए थे। तो यहाँ पर एक हम लाइन बना लेते हैं। इनका जो फेस है वो कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो है यहाँ पर पर्सन्स बैठे हुए हैं, जिनके अलग अलग नाम आपको दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है कि प्रतीक, देखिए सबसे पहले बताया गया है कि जो त्रिशा है और जो ईशा है वह एक साथ बैठे हैं। तीशा और ईशा जो है वो एक साथ बैठे हैं। उसके बाद त्रिशा और रश्मि एक साथ बैठी है, यानी साथ साथ देखते रहिए। अब यहाँ देखिए आगे, प्रतीक इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, प्रतीक जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है। तो अब हमें एक जगह पता चल गई। तो लेफ्ट कौन सा आ गया, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है और ये वाला राइट वाला। अब बताया गया है जो प्रतीक है वो कहां पर है, लेफ्ट में। तो यहां पर हम प्रतीक को रख देते हैं, प्रतीक हमारा यहां पर आ गया लेफ्ट की ओर। आगे देखिए इसके बाद बताया गया है ईशा इज सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट से यानी सीधे हाथ से दूसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है, ईशा बैठी हुई है। तो सीधे हाथ से दूसरे स्थान पर ईशा है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर कौन आ गई, ईशा आ गई। इसके बाद आगे देखिए और क्या दिया गया था क्वेश्चन में कि त्रिशा और ईशा एक साथ बैठी है। अब ईशा तो यहां बैठ चुकी है, यहां देखिए ईशा जो है वो बैठ चुकी है। अब कौन बैठेगी, त्रिशा, तो एक साथ बैठी है। ओके, तो अभी हमें पता नहीं है कि वो यहां बैठी है या फिर यहां पर बैठी है, तो इसको अभी हम नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिशा और रश्मि एक साथ बैठी हैं, त्रिशा और रश्मि जो है एक साथ बैठे हैं। तो आप ध्यान से समझिए, अगर मैं त्रिशा को यहां रखता हूं तो रश्मि तो यहां पर नहीं आ पाएगी, इसलिए त्रिशा क्या है, यहां पर नहीं आएगी। तो त्रिशा को हमें कहां रखना पड़ेगा, अगर त्रिशा यहां बैठती है, अगर त्रिशा यहां बैठती है तभी रश्मि क्या है, यहां पर बैठ पाएगी। अब जो त्रिशा है वो ईशा के साथ भी बैठी है और रश्मि के साथ भी बैठी है। अब बची कौन, अब एक ही जो है पर्सन बची है वो है साक्षी। तो साक्षी कहां पर बचेगी, यहां पर आ गया साक्षी, जो एक्सट्रीम राइट में है वो वहां पर कौन बैठ गई, साक्षी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में हमें बताना था हु इज सिटिंग बिटवीन प्रतीक एंड ईशा, प्रतीक और ईशा के बीच में कौन बैठा। तो देखिए ये है प्रतीक और ये है ईशा, तो इनके बीच में कौन बैठा है, देखिए इनके बीच में बैठी है कौन, रश्मि है और त्रिशा है।
तो ऑप्शन से एक बार हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन में रश्मि एंड त्रिशा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बिल्कुल, रश्मि एंड त्रिशा। रश्मि एंड त्रिशा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे मैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ गया है, विच टू साइन नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द करेक्ट इक्वेशन। यानी दो आपको क्या करनी है, साइन को चेंज करना है, दो साइन को आपको चेंज करना है जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन देखिए ये हमारी इक्वेशन है, तो कौन से दो साइन हम चेंज करें। तो इस ये भी जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन से ही करना होगा। देखिए सबसे पहले ऑप्शन क्या है, प्लस और डिवाइड। अगर आप प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे तो एक बार करके देखते हैं। देखिए 16 प्लस की जगह डिवाइड, ओके गाइस, और 17 प्लस क्या यहां पर आ गया 3 माइनस 9 इंटू 12। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या ये 85 के इक्वल आ रहा है, तो ये 85 के इक्वल नहीं आ रहा है बिकॉज ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसे तो हम नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में हमें बोला गया है कि माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करने के लिए, माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करने के लिए करके देखते हैं। 16 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 माइनस 12। तो यहां पर सबसे पहले बोर्ड मास के रूल से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड। तो 3 को 27 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 9 इंटू 9 माइनस 12, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहीं पर सेम, यहीं पर आप इसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 9 9 जा 81, 81 माइनस 12 आ गया। तो यहां से हमारा राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा 85, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। 85 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 4 से 5 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है, BLANCH को क्या बोला गया है, वाई। इसको देखिए क्या बोला है, y बोला गया है। इसके बाद i, y हो गया i, x और k, z और e। हमें बताना किसके लिए है, डीफेम के लिए, DFAME, डीफेम, इसके लिए हमें बताना है। तो देखिए b, अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है साथ साथ देखते रहिएगा। यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, जो हमने यहां पर ABCD यहां पर लिखी थी, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें बोला गया है कि जो हमारे क्वेश्चन में था कि B से हम कहां पर जा रहे हैं, Y पे। B से हम कहां पर जा रहे थे, Y पर। तो B से Y जाना, यानी B ये रहा और Y ये रहा, यानी हम क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, यानी A माइनस हो रहा है। इसके बाद हमारा देखिए A माइनस हो रहा है, इसके बाद Z और Y, यानी -3 का हमारा लॉजिक चल रहा है। -3 का हमारा लॉजिक चल रहा है। चलिए देखते हैं, -3 का हमारा लॉजिक है, तो यहां पर भी -3 हो रहा है, और L से I पर जाने पे भी -3 हो रहा है। A से X पे आप जाएंगे वहां पर भी -3, यानी -3 की सीरीज चल रही है। तो यहां पर भी आपको वही करना है, -3 करेंगे। तो D में अगर आप -3 करते हैं तो क्या आ जाएगा A। ऐसे ही E में -3 अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा B। ऐसे ही F में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा C। तो A B C किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C जो है वहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। A B C X Z और B, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले देखिए 7.5 से 7.5 से कहाँ जा रहे हैं, 4.7 पे। तो एक बार अगर हम माइनस करके देखें तो माइनस करने पर क्या आ रहा है, माइनस करने पर हमारा आ रहा है यहाँ पर 15 में से आप 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से अगर आप 7 माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद 6 में से अगर 4 आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 0.2 आ रहा है। ओके, इसके बाद 4.7 में नेक्स्ट जो सीरीज है, 4.7 में से हम 1.9 माइनस करके देखते हैं, 1.9 माइनस करके देखते हैं। 17 में से 9 गए तो बचा 8, यानी 2.8 माइनस हो रहा है। तो यहाँ से हमें सीरीज का पता चल गया, 2.8 जो है वो हम माइनस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 1.9 में से जब आप माइनस करेंगे, 1.9 में से जब आप 1.9 में से जब आप माइनस करेंगे माइनस का 2.8, तो अभी भी हमारा क्या आएगा, माइनस का 0.9।
अब नेक्स्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सीरीज के लिए आपको ये जो आपको माइनस 0.9 दिया गया है इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 2.8। अब माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, माइनस माइनस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो अब हमें इसे प्लस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो इसलिए प्लस करना पड़ेगा। 9 और 7 कितना, 9 और 8 कितना हो गया 7, और इधर क्या बचा एक कैरी गया तो यहाँ पर बचा 3, और साइन किसका आएगा माइनस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 3.7। देखते हैं चलिए इसे ऑप्शन में है क्या, ये माइनस का 3.7, तो ये रहा माइनस का 3.7। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का 3.7। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट। यानी जैसे ही फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से रिलेट कर रहा है ऐसे ही आपको बताना है कि थर्ड टर्म किससे रिलेट करेगा। तो जो साइंटिस्ट हैं, देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, साइंटिस्ट कहाँ काम करते हैं, लेबोरेटरी में। साइंटिस्ट के लिए लेबोरेटरी बोला गया, तो टीचर्स कहाँ काम करेंगे, स्टूडेंट्स, नॉलेज, एजुकेशन या स्कूल। तो टीचर्स कहाँ काम करेंगे, स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए फोल्डिंग का हमारा क्वेश्चन आ गया, पेपर फोल्डिंग का। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एक बार इसे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे, यहाँ पर एक पेपर फोल्ड करके उसमें से ये देखिए ये पैटर्न काटा गया है, तो अगर आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो क्या राइट आंसर बनेगा, यही आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए फोल्ड करके मोड़ के आपको बताना, ये मोड़ा गया है, ठीक है। अब आपको इसे क्या करना है, अनफोल्ड करना है, वापस खोलना है, उसके बाद क्या पैटर्न बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए जब आप इसे ओपन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये जो वाली लाइन है, ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह बनेगी, ये लाइन कुछ इस तरह बनेगी, और ये जो हमारा यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक ट्राइंगल टाइप दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल टाइप दिया है, जब आप इसे इस तरफ ओपन करेंगे, जब आप इस तरफ ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर ए में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बी तो बिल्कुल ही अलग है, और सी भी बिल्कुल अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन, वेन डायग्राम का रिलेशन आपको बताना है। देखिए क्या है, कार, ऑटो रिक्शा, डीजल एंड व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स। अब इसका आपको एक अच्छा सा रिलेशन बनाना है। आपको 4 वेन डायग्राम दिए, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कार, ऑटो रिक्शा, डीजल व्हीकल। तो जो डीजल व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर कार्स भी आती हैं, उसके अंदर कार्स भी आती हैं, और कुछ ऑटो रिक्शा भी होते हैं जो कि डीजल व्हीकल यानी डीजल पे चलते हैं। बट सारे व्हीकल जो सारे कार हैं या सारे ऑटो रिक्शा हैं वो डीजल पर नहीं चलती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, सम, यानी कुछ कार, जो कुछ कार है वो डीजल से चलती हैं और कुछ ऑटो रिक्शा हैं वो भी डीजल से चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ चुके हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। सेम वही चीज आपको बताना है, जैसे ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से रिलेटेड है, ऐसी थर्ड टर्म जो है वो अब किससे रिलेट करेगा। आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो आप, ये तो काफ़ी सिंपल है, अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ये जो आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म में, ये 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर है। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841। आप करके देखिएगा। इसके बाद आपको बताना है 484 किसका स्क्वायर है। तो 484 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 22 का। तो 22 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का स्क्वायर है 484। तो ये तो सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहां पर आपको बताना है कि ये जो आपको फिगर दी गई है, ये जो फिगर दी गई है वो किस में छुपी हुई है, इन चारों फिगर्स में से किस में वो छुपी हुई है। तो देखिए आप एक बार ऑप्शन से देखिए, यहाँ पर हमारा इसमें तो नहीं दिख रही मुझे, बी वाले में देखते हैं। बी वाले में, ये बी वाले में एक बार देखते हैं। एक ये हो गया, इसके बाद यहाँ से ये, यहाँ से ये, और ये देखिए बी वाले में आपको ये पूरी की पूरी इमेज जो है मिल गई है, ना ही इसमें है और ना ही इसमें है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है मिरर इमेज ऑफ द फिगर। यहाँ पर आपको मिरर इमेज बतानी है। आपको देखिए क्वेश्चन में ये आपको फिगर दी गई है, अगर आप इसे, ये जो एक्स वाई दिया गया है, अगर आप इसे पलटेंगे इस तरफ, अगर आप इसे पलटेंगे तो किस तरीके की इमेज आएगी। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इसे इस तरफ पलटते हैं तो ये जो यहाँ पर दिया गया है वो किस तरफ आ जाएगा, ये जो हमें यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया है वो हमारा आ जाएगा इस तरफ, यानी देखिए कुछ इस तरह मैं बना देता हूँ, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा ये स्क्वायर, और ये जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप दिया है वो यहीं पर रहेगा। तो आप देख लीजिए स्क्वायर आपको सिर्फ इस तरफ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करके करना होगा। तो यहाँ पर देखिए साथ साथ मैं आपको ड्रॉ करके बताता रहूंगा। उषा, दामिनी, अमीषा, मंजू, ललिता एंड हर्षिता आर सिटिंग अराउंड ए टेबल फेसिंग द सेंटर। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और वो सेंटर की तरफ क्या कर रखा है, उन्होंने अपना फेस किया हुआ है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर एक राउंड टेबल मैंने बना ली, और यहाँ पर कितने पर्सन्स कितने थे ये आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 पर्सन जो है वो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मैंने यहाँ पर सिटिंग्स बना दी है। आगे देखिए क्या बोला गया है, उषा इज अपोजिट ऑफ दामिनी। जो उषा है वो दामिनी के अपोजिट है। इसके बाद देखिए दामिनी के अपोजिट है हु इज राइट ऑफ द मंजू। जो हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में भी दिया गया है, आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। हु इज राइट ऑफ द मंजू। उषा इज बिटवीन अमीषा एंड हर्षिता। हर्षिता इज नॉट नेक्स्ट टू मंजू। तो यहाँ पर हर्षिता के बारे में ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, तो एक हम काम करते हैं, हर्षिता को एक बार फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हर्षिता को फिक्स कर लिया। अब हर्षिता के बारे में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ से करते रहेंगे। देखिए उषा इज बिटवीन अमीषा एंड हर्षिता। जो उषा है वो अमीषा और हर्षिता के बीच में बैठी हुई है। तो हर्षिता ये रही, अमीषा मैं यहाँ बना देता हूँ, तो इसके बीच में कौन बैठ जाएगी, उषा। उषा जो है यहाँ पर बैठ जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ बोला गया था उषा इज अपोजिट टू दामिनी। दामिनी के अपोजिट, तो जो उषा है वो दामिनी के कहाँ बैठी हुई है, अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, ये। तो यहाँ पर कौन आ गई, दामिनी आ गई। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, उषा इज अपोजिट हु इज राइट ऑफ द मंजू। हु इज राइट ऑफ द मंजू, जो दामिनी है वो मंजू के राइट में है। तो मंजू यहां पर आ गई, मंजू सेंटर की तरफ फेस करा हुआ है, सबने ध्यान रखेगा। तो उसका राइट किस तरफ आएगा, इधर आएगा। तो इस तरफ कौन बैठी है, दामिनी। अब एक पर्सन हमारे पास बचा हुआ है और एक सीट भी बची हुई है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, देखिए कौन से बची हुई है हमारे यहाँ पर, ललिता। तो ललिता जो है वो यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन गया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हु इज राइट ऑफ द ललिता। ललिता के राइट में कौन बैठा है, तो ललिता यहाँ पर है, उसका राइट क्या हो जाएगा, ये, और उसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो ललिता के राइट में कौन है, हर्षिता। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ललिता के राइट में कौन है, हर्षिता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हर्षिता दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम पहुंच गए हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारा। तो 1578, देखिए 1578 25 36, इसके लिए क्या कोड है, इसके लिए जो कोड है वो हमारा दिया हुआ है, ये 78 है, इसके लिए दिया गया है 28 154, और 25 के लिए 48 और 70, ये हमारा कोड है। तो इसी कोड में जो लॉजिक लगा है वो बताना हमें इस कोड से वो क्या बनेगा। तो देखिए 15 से 28 जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, डबल। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके -2 करें, अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 करते हैं, देखिए 15 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 में से -2 अगर आप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 28। ऐसे ही 78 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 156, -2 करेंगे आप तो आ जाएगा हमारा 154, यानी डबल करके -2 किया जा रहा है। तो आपको लॉजिक पता चल गया
डबल करके -2 किया जा रहा है, तो सिंपल से हम भी क्या करेंगे, उसको डबल करके -2 कर देंगे। तो यहां देखिए 23 का डबल कितना हो जाएगा 46 में से जैसे ही आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं एक ही हमारा ऑप्शन है जिसमें 44 है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, अगर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है तो उसमें आप टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 5 गर्ल्स टुक पार्ट इन अ रेस, 5 गर्ल्स ने क्या करा, एक रेस में पार्टिसिपेट किया है। रजनी फिनिश्ड बिफोर माहिका बट बिहाइंड गरिमा। देखिए एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया, एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया है। रजनी माहिका से पहले खत्म हो गई, नहीं आएगा यहाँ पर, उसने फिनिश कर दिया, यानी उससे वो पहले जीत गई है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो देखिए साथ साथ मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, है ना। चलिए तो एक रेस हुई थी जिसमें 5 जो है 1 2 3 4 5 पर्सन थे जिन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया था। तो कौन कौन है यहाँ पर, देखिए 5 पर्सन है जो यहाँ पर है, रजनी, माहिका और गरिमा, अश्मिता और संचाली, ये जो है 5 पर्सन है यहाँ पर, ये 5 पर्सन है हमारे। तो देखिए अब यहाँ पर रेस हुई है, तो इसमें कौन कौन जीता है यही हमें बताना है। तो देखिए रजनी फिनिश्ड बिफोर माहिका, रजनी ने माहिका से पहले फिनिश कर लिया, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना करके, देखिए इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, उससे काफी ज्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे आप करिए। रजनी फिनिश्ड बिफोर महिका, तो महिका से पहले रजनी ने फिनिश कर दिया, यानी रजनी फर्स्ट आई, उसके बाद महिका आई। उसके बाद देखिए बट बिहाइंड गरिमा, बट जो रजनी थी वो गरिमा के पीछे है, तो गरिमा कहाँ आ गई, रजनी के आगे आ गई, जो गरिमा है वो रजनी के आगे आ गई। अश्मिता फिनिश्ड बिफोर संचाली, बट बिहाइंड माहिका, बट माहिका के क्या है, वो पीछे है, तो माहिका के पीछे कौन आ जाएगी, अश्मिता, और अश्मिता के पीछे कौन थी, क्वेश्चन में दिया गया है संचाली, तो यहां पर संचाली क्या आ जाएगा, संचाली यानी एस। तो ये हमारा जो है यहां से पैटर्न बन गया है कि ये पहले गरिमा जो है फर्स्ट आई है, ये सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ। तो हमें बताना क्या है क्वेश्चन में, हु कम सेकंड इन द रेस, तो सेकंड कौन आया, तो सेकंड आई है हमारी रजनी, तो रजनी जो है वो सेकंड आई है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफी ज्यादा सिंपल है। देखिए सीरीज आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है, सीरीज सॉल्व करनी है। यहाँ पर सिंपल देखिए क्या दिया गया है, एच एम, इसके बाद ई जेड और बी जी। तो एच से ई पर जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, एच से ई पर जा रहे हैं, तो आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं। जैसे ही आप एच से ई पर जा रहे हैं, यहाँ पर कितना हो रहा है, देखिए ए बी सी डी मैंने आपको बताई थी, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। एच से कहाँ पर जा रहे हैं आप, ई पर, यानी कितना माइनस कर रहे हैं, 3, -3 आप कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप -3 कर रहे हैं। ऐसे ई से बी पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। ऐसे ही आप बी से -3 करेंगे, जैसे ही आप बी से -3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वाई, तो वाई आ जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन जो है वो माइनस हो गई। ऐसे ही जी में आप अगर -3 करते हैं, जी में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी, तो वाई और डी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। फिर से यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो आ चुकी है, इसमें आपको साइन इंटरचेंज करने हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप 9 और 6 को इंटरचेंज करते हैं, 9 और 6 को अगर आप इंटरचेंज करके देखते हैं एक बार हम, क्या ये होगा, 9 और 6 को इंटरचेंज किया मैंने, तो यहाँ पर 72 इंटू 6 प्लस 9 माइनस 9 तो कितना हो गया, कट ही गया। 72 इंटू 6 2 12, लास्ट में 2 आ रहा है, नहीं, बट हमारा लास्ट में यहाँ पर क्या है, 213, तो ये हमारा तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है कि 9 और 3 को आपको इंटरचेंज करना है, 9 और 3 को हमें इंटरचेंज करना है, करके देखते हैं। 72 इंटू 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6, तो 72 इंटू 3
प्लस 9 3 27 माइनस 6, और इसे अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए तो ये हमारा 72 इंटू 3 अगर आप करते हैं 3 टू 6 216 माइनस 3, तो आंसर आ गया हमारा 213, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में भी देखिए सीरीज दी गई है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज है। इसमें लॉजिक देखिए बहुत काफ़ी अच्छा लॉजिक भी इसमें लगा है। देखिए 256 आपको पता है जो 256 है वो 16 का स्क्वायर है, वो 16 का स्क्वायर है, और 384 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं 576। अब आपको ये भी पता है 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक एक डिजिट आप छोड़ के देखिए, यहाँ पर 16 के स्क्वायर के बाद क्या आया, 24 का स्क्वायर, इसके बाद 864 कुछ नहीं आएगा, इसके बाद जो आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो 16 कैसे आया, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, 24 कैसे आया, 8 इंटू 3, तो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना होता है 32, 32 का क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1296। तो काफी अच्छा लॉजिक यहां पर लगा था, 1296, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए यहां पर भी वही चीज है, जैसे ही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से रिलेट कर रहा है, ऐसे ही आपको बताना है कि ये जो थर्ड टर्म है वो किससे रिलेट करेगा। तो देखिए यहां पर मऊ बोला गया है काऊ के लिए, तो काऊ कैसी आवाज निकालती है, मऊ की, तो नी की आवाज कौन निकालता है, तो नी की आवाज कौन निकालता है, हॉर्स, हॉर्स है वही नी की आवाज निकालता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कंप्लीट्स द सीरीज। अब यहां पर कौन सी फिगर जो है सीरीज को कंप्लीट कर रही है, यही आपको बताना है। चलिए देखिए, तो इसमें सीरीज देखिए, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल अब इधर से कहां आ गया, इस तरफ आ चुका है, पहले लेफ्ट में था अब इधर राइट में आ चुका है, इसके बाद ये डाउन जा रहा है, यानी अब ये किस तरफ जाएगा, फिर से लेफ्ट में डाउन की तरफ जाएगा। तो लेफ्ट में डाउन की तरफ हमारे पूरे ऑप्शन में इधर नहीं है, इधर नहीं है, लेफ्ट में डाउन की तरफ एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। बट आप देखिए जो इसकी टिप है, जो यहाँ पर इसकी टिप है, वो टिप किस तरफ जाएगी, जो ये ट्राइंगल की टिप है वो लेफ्ट की तरफ जाएगी, बट इस ऑप्शन में वो राइट की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये हमारा आ गया सिलोगिज्म का क्वेश्चन। इसमें आपको अजम्पशन दी गई हैं कुछ, और कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए गए हैं, इसे आपको बताना है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और सामने जो जानकारी दी गई है भले वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से विचलित रहती हो, यह तय करें कि निष्कर्षों में से कौन सा तर्क कथनों से भिन्न है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, ये पढ़ लेते हैं हम एक बार। ऑल नाइसिस, देखिए क्या बोला गया, ऑल नाइसिस आर सिस्टर। ऑल यानी सारी की सारी नाइसिस क्या है, सिस्टर हैं। तो देखिए मैं बना देता हूं, सारी की सारी नाइसिस वो सिस्टर हैं, वो क्या है, सिस्टर है। इसके बाद हमें बताना है सम नाइसिस आर ब्रदर, सम नाइसिस आर ब्रदर, तो सम नाइसिस आर ब्रदर, तो ये हमने यहां पर इसका ये डायग्राम बना दिया। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है कंक्लूजन में, सम ब्रदर आर सिस्टर, क्या कुछ ब्रदर सिस्टर हैं, क्या कुछ ब्रदर सिस्टर हैं, हाँ आप देख सकते हैं कुछ ब्रदर जो हैं वो सिस्टर हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑल सिस्टर आर नाइसिस, क्या सारी सिस्टर, क्या ये जो सारी सिस्टर हैं वो नाइसिस हैं, क्या ये सारी सिस्टर नाइसिस हैं, नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए नो ब्रदर्स आर सिस्टर, नो ब्रदर्स आर सिस्टर, कि कोई भी भाई बहन नहीं है, क्या कोई भी भाई बहन नहीं है, तो आप देख सकते हैं नहीं, ऐसे यहाँ पर कुछ बहनें जो हैं वो, कुछ भाई जो हैं वो सिस्टर हैं, यानी कुछ ब्रदर जो हैं वो सिस्टर हैं, तो ये भी बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप राइट आंसर बता सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन देखिए, ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली। अब ये जो आपको पैटर्न है वो कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पैटर्न बनेगा। सबसे पहले देखिए ये जो हमारा सर्कल है, ये जो हाफ सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो हाफ सर्कल है, सबसे पहले वो इस तरफ मुड़ा हुआ है, फिर आके वो इधर मुड़ रहा है। इसके बाद आप बता सकते हैं, देखिए देखिए
जो हमारा सर्कल है वो इस तरफ मुड़ा हुआ है। अब हमें अगर ये इधर आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ओके गाइस, ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये जो लाइन है वो इस तरीके से पूरी होगी। ये जो लाइन है, चलिए एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ये जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से आएगा, और हमारी जो ये लाइन है वो कुछ इधर आएगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? देखिए इधर नहीं दिख रहा, ना ही इधर दिख रहा, ना ही इधर दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। फिर से देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन हमारा आ गया है, वही आपको कथन और निष्कर्ष से आपको आंसर बताना है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या दिया गया है और स्टेटमेंट क्या दी गई है, ये हम देखते हैं। चलिए स्टेटमेंट देखिए, सम कैट्स आर माइसेस, सम कैट्स आर माइसेस। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर साथ साथ बना देता हूँ। सम कैट्स, कुछ कैट जो हैं, कुछ कैट जो है वो क्या है? माइसिस हैं। कुछ कैट जो है माइसिस है। इसके बाद ऑल माइसिस आर डॉग्स, और जितने सारे जो माइसिस हैं वो क्या है? हमारे डॉग्स हैं। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है, वेन डायग्राम। अब इसी से आपको कॉन्क्लूजन्स बताने हैं। तो कॉन्क्लूजन देखिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला कॉन्क्लूजन है नो डॉग्स आर कैट, नो डॉग्स आर कैट। तो देखिए नो डॉग्स जो है वो कैट हैं क्या? देखिए बताना है यहाँ पे कि कोई भी जो डॉग है वो कैट नहीं है। तो कोई भी डॉग जो है वो कैट नहीं है क्या? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसके बाद ऑल कैट्स आर डॉग, क्या सारे ही कैट डॉग हैं? नहीं, ये भी गलत है। यानी दोनों ही कंक्लूजन जो है वो हमारे यहाँ पर गलत हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या आएगा। हाँ, क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है, नाइदर कंक्लूजन 1 एंड बी फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है, और ये गाइस क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। मैट्रिक्स का हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो लॉजिक लगा है वो भी आप मुझे, आपका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट करके बताएंगे लॉजिक के साथ। इसका मैं आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, बट आपको लॉजिक के साथ बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए आई होप आपको क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलिए क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।